जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल में खंड ब, जिसमें हम आज 13वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसी तरह का टॉपिक पढ़ा विश्व का, जो हमारा तीसरा चैप्टर था, जिसमें हमने विश्व की जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि पर बात की थी। आज इस 13वें चैप्टर में हम भारत, उसकी जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि पर बात करने जा रहे हैं। फर्क क्या रहेगा? फर्क यह है, वहां हमने विश्व और महाद्वीपों के आंकड़े इस्तेमाल किए थे। यहां पर हम भारत और भारत के राज्यों के जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितनी भी परिभाषाएं हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो आपने लगभग समझ लिए हैं। फिर भी कोई समस्या होगी, हम यहां उसका दोहरान कर लेंगे। तो अब जिस बच्चे के तीसरा चौथा जो चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है, उसको 13वां और 14वां चैप्टर समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ डाटा, वहां वर्ड था, यहां पर हम पर्टिकुलर इंडिया के डाटा की बात करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। देखो, किसी भी देश का जो विकास है वो उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का लगभग 2.4% है। यानी विश्व की लगभग 2.4% भूमि है वो भारत की है। और इसके अंदर, यानी इस 2.4% एरिया के अंदर विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये डाटा भी आपको परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब प्रश्न बन गया भी पहला स्थान किसका है भाई? तो पहला स्थान चाइना का है, चीन का। इसके बारे में हम तीसरे पार्ट में भी पढ़ चुके हैं सारी बातें। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान चाइना का है, ध्यान दीजिए। दूसरा स्थान अपना है, अपने भारत का है। अब बात करें 2011 में जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी? आपको लिखनी है इसमें 121 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। इस पर हम अभी थोड़ी सी और भी बात करेंगे। अब देखिए, जनसंख्या खूब है, दूसरे स्थान पर बैठे हैं अपने। तो देश में इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर ही इसके मतलब हमारे देश के सीमित संसाधनों पर दबाव डालेगी। संसाधन तो फिक्स है और पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो देश में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, वो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। तो अब हम इन तथ्यों को लेकर आगे बढ़े, उससे पहले मैं ये चाहता हूं भी हम जनसंख्या के आंकड़ों के कुछ जो स्रोत होते हैं, जहां से हम जनसंख्या के आंकड़े लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि चैप्टर को आगे बढ़ाना आसान रहे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, भारत के अंदर जो जनगणना होती है वो प्रति 10 वर्ष बाद होती है। यानी हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होती है। एक तो अपने आप में ये प्रश्न भी है। फिर प्रश्न बन जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो ध्यान दीजिए, पहली बार जनगणना भारत में 1872 में हुई। 1872 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। यहां एक चीज आप समझ लीजिएगा, उस टाइम 1872 की अगर बात करूं तो पूरे भारत में जनगणना नहीं हुई थी, जबकि भारत के कुछ क्षेत्र में ही पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन जनगणना हुई तो सही, इसलिए हम ध्यान दीजिए, हमेशा यही कहते हैं कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई? 1872 में हुई, लेकिन पूरे भारत में नहीं हुई। तो अब एक प्रश्न और बन जाता है, तो पहली बार संपूर्ण जनगणना, यानी एक जैसे आधार पर एक जैसा ही बेस रखा पूरे भारत का, और उस आधार पर जनगणना पहली बार हुई
तो वो थी डेट 1881 ईयर की बात करेंगे। तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई, लेकिन प्रथम संपूर्ण जनगणना यानी पूरे भारत की जनगणना, या यूं कहूं ये वो सन है जहां से रेगुलर हर 10 साल बाद जनगणना होनी प्रारंभ हो गई। तो प्रथम संपूर्ण जनगणना या नियमित जनगणना है वो कब से शुरू हुई? 1881 से शुरू हुई। तो अब हर 10 साल लगाएं तो 1881, फिर 1891, 1901, 1911, 1921, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। आप गिनोगे 1872 वाले को नंबर 1 ही देना है हमें। सबसे पहले 1872 में हुई, क्रम के हिसाब से करें तो ये पहली होगी, 1881 वाली दूसरी होगी, लेकिन यहां से पूरे भारत वाली स्टार्ट हुई, इसलिए ये एक प्रश्न बन जाता है। तो इस क्रम संख्या में जाएं तो अब तक हो चुकी है भारत में 15 जनगणना। तो 15वीं जनगणना भारत में कब हुई? 2011 में हुई, 2011 में। तो अब जो आगे जनगणना होगी वो कब होगी? अब जनगणना आएगी वो 2021 में। हालांकि 2021 से पहले ही जनगणना का कार्य स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी ये कार्य पोस्टपोन चल रहा है। तो ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है भी जनगणना का कार्य लेट हो रहा है। भी 2021 वाली जनगणना के डाटा हो सकता है हमें काफी लेट प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिए 15वीं जनगणना 2011 में हुई, 16वीं जनगणना कब होगी? 2021 में। 2021 में एक चीज यहां पर और समझिए आप, एक अच्छा प्रश्न बनता है कि आजादी के बाद देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद अब तक कितनी जनगणना हो गई है? तो 47 के बाद, 47 में आजाद हुआ तो 51 वाली होगी, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। तो इसका मतलब अब तक कितनी होगी? 7। आजादी के बाद भारत में 7 जनगणना हो गई है, और क्रम से शुरू से बात करें तो अब तक भारत में 15वीं जनगणना है वो 2011 में होगी। यहां एक चीज मैं अब आपको समझाना चाहूंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा ये चीज, फिर आप इसके बारे में बार बार कोई प्रश्न मत पूछिएगा। ये चीज है, जैसे ही जनगणना पूरी होती है, मार्च के महीने में पूरी हो जाती है, 31 मार्च 2011 को जनगणना विभाग ने अपने आंकड़े जारी कर दिए। एक चीज ध्यान दीजिए, 31 मार्च यानी मार्च के लास्ट में जनगणना का कार्य पूर्ण होते ही डाटा जारी कर दिए जाते हैं, यानी उनको रिवीजन है उनका बाकी रहता है। तो वो जो आंकड़े कहलाते हैं, मैं समझाना चाहूंगा, उनको कहते हैं अनंतिम आंकड़े। इंग्लिश में कहते हैं उसको प्रोविजनल डाटा, जो तुरंत कार्य होते ही जारी कर दिए जाते हैं। तो अनंतिम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजनल डाटा, जो 31 मार्च 2011 को जारी हुए थे। फिर क्या होता है? फिर अच्छे से उनका पूरा दोबारा कैलकुलेशन की जाती है पूरे भारत की अच्छे से, और फिर जारी होते हैं फाइनल डाटा, जिसको कहते हैं हम अंतिम आंकड़े, और यही काम में आते हैं बाद में। अंतिम आंकड़े भारत में जारी हुए 30 अप्रैल 2013। इनको याद रखने की जरूरत नहीं आपको, 30 अप्रैल 2013 को। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो 31 मार्च 2011 को 15वीं जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, और क्योंकि 2011 के ही आंकड़े हम इन दोनों चैप्टर में भारत को लेकर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। और अंतिम आंकड़े अप्रैल 2013 में, यानी लगभग 2 साल बाद में आंकड़े जारी कर दिए। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था, चाहे एनसीईआरटी का सिलेबस होता, चाहे राजस्थान बोर्ड का सिलेबस होता, उसमें अप्रैल में जो फाइनल डाटा आगे वो ही शामिल होने चाहिए थे। किताबें तो लेट छपी है, लेकिन फिर भी ये आप कमी मान लें, आंकड़े हैं वो यही हैं आपके सिलेबस में। तो इसलिए मैं आपको इस दोनों चैप्टर में जो डाटा यूज करूंगा वो प्रोविजनल डाटा की ही बात करूंगा, लेकिन जहां जहां जरूरत होगी मैं आपको प्रोविजनल के साथ फाइनल डाटा भी बताऊंगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसमें प्रोविजनल डाटा नहीं आते, वहां तो आपको फाइनल डाटा ही। तो जिस बच्चे को अच्छे से समझना है, जो चाहते हैं भी ये फाइनल डाटा भी हो, तो मैं प्रोविजनल के साथ साथ
फाइनल डाटा भी आपको बता दूंगा। कंफ्यूजन होता है तो आप जो किताब में दिया है या जो प्रोविजनल डाटा है उन्हीं को समझ लें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा भी आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। अब इस आधार पर आप समझिए भी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। हमने कहा कितनी जनगणना, जनसंख्या कितनी हुई 2011 के अनुसार? 121 करोड़ हुई। अब आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको आंकड़ा मिलेगा 121.01। 121.01 ये जनसंख्या के आंकड़े आपको वहां पर मिलेंगे। अब फाइनल डाटा की बात करूं तो वो हो जाता है आपका 121.08। 121 ये फाइनल डाटा है और ये प्रोविजनल डाटा है। अब देखिए है फर्क, थोड़ा थोड़ा रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं है। कहीं 2-4 आंकड़े कम हो जाएंगे, कहीं 2-4 आंकड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा आपको एक +2 के स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो अब फाइनल आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 121,54,977 जनगणना है भारत की। 121,54,977 ये भारत की फाइनल डाटा है। तो इसलिए 21.08 और प्रोविजनल की बात करें तो 121.01। इसलिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेते हुए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। तो आपके पाठ्यक्रमानुसार हम प्रोविजनल डाटा को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम फाइनल डाटा की भी बात अवश्य करेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी भी जनसंख्या आंकड़ों के सोर्स ये क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि चैप्टर में हम कौन सी जनगणना पढ़ने जा रहे हैं उसके आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो इस दोनों चैप्टर में हम 2011 के जनगणना के आंकड़ों की ही बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पहला टॉपिक जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो वही परिभाषा जैसा कि हमने वर्ड में पढ़ा था भी किसी क्षेत्र विशेष में मानव के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। फैलाव वितरण को ही बोलते हैं। या आपने जो पहले परिभाषा याद है वो भी लिख सकते हो भी पृथ्वी तल पर मानव के स्थानिक फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो आप दोनों जगह कोई भी ये परिभाषा लिख दें या पहले जो आपने पढ़ी वो लिख सकते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है भी जनसंख्या वितरण पर भौगोलिक कारकों का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी जनसंख्या वितरण को भौगोलिक कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़े उससे पहले आप यहां पर जो इंडिया का मैप है उसमें आप देखिएगा जिसमें ये चीज दिखाई गई है, जनसंख्या वितरण के पैटर्न को यहां पर दिखाया जा रहा है, जिसमें सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को डॉट डॉट से दिखाया गया है, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र को तिरछी लाइनों से दिखाया गया है, जबकि निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र को आड़ी और सीधी टेढ़ी जो दोनों तरह की लाइनों में क्रॉस किया गया है। तो इस मानचित्र से आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए भी किस क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है, किस में मध्यम जनसंख्या निवास करती है और किस में निम्न जनसंख्या निवास करती है। एक चीज मैं आपको यहां और क्लियर करूं भी ये चीज हमें क्यों दिमाग में रखनी है, क्योंकि विश्व मानचित्र आपके पाठ्यक्रम में है, वहां पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि विश्व और भारत के रेखा मानचित्र में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। तो आपको इस तरीके से दिखाना है। तो आप इस मानचित्र के हिसाब से अच्छे से अभ्यास आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और वितरण में ही अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों के ऊपर। तो अब मैं चाहता हूं हम सबसे पहले मानचित्र में देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं भी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो आप देख रहे हो मानचित्र में अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य मानचित्र में दिखाए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है आंध्र प्रदेश।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के इन 5 राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब आपके आंकड़े हैं, पहले आप सर्वाधिक जनसंख्या वाले एक राज्य का नाम और जनसंख्या आपको याद रखनी है। तो अब देखिए आप, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 19.9 करोड़। 19.9 करोड़ जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ये जो आंकड़े हैं मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। और दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र, इसकी जनसंख्या कितनी है? 11.2 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या की 9.2% है। तीसरा नाम आता है, राज्य है बिहार, जिसकी जनसंख्या की बात करें तो 10.4 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.5% है। ये फाइनल आंकड़े में भी 4 है और आपकी किताब में 10.3 भी मिल जाएगा। तो ज्यादा इसको आप टेंशन मत लीजिएगा, जो आंकड़े यहां बता रहा हूं आपको उनको ही प्रिपेयर कर लेना अगर करना चाहो तो, वरना आपको इसका ध्यान होना चाहिए भी यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19.9 करोड़ और भारत की कुल जनसंख्या का 16.5%। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा या सघन बसा राज्य कौन सा है? यूपी। चौथे नंबर पे आता है ममता बनर्जी वाला पश्चिम बंगाल, 9.1 करोड़ जनगणना है और 7.5% भारत की कुल जनसंख्या यहां पर रहती है। पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश और 8.4 करोड़ इनकी जनसंख्या है और कुल भारत का 7.0% यहां की जनसंख्या है। और उस टाइम तो क्योंकि तेलंगाना के आंकड़े इसी में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उस टाइम वो अलग से राज्य नहीं था। अब बात करते हैं एक चीज और, हमने सर्वाधिक वाले 5 की बात कर ली। आप 1, 2, 3 जितने याद रह जाए ठीक है, जरूरी नहीं आपके सारे याद रहे। अब बात आती है, एक प्रश्न अच्छा सा हम ये भी कर लेते हैं भी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात कर रहा हूं यहां मैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। प्रथम जैविक कृषि करने वाला राज्य है भारत का, आगे जाके हम इस बात को पढ़ेंगे। सिक्किम प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है, जहां जैविक तरीके से ही खेती होती है, वो सिक्किम है। और सिक्किम की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 6 लाख है। 6 लाख जनसंख्या है। कुल भारत की जनसंख्या की बात करूं तो नाम मात्र की 0.05%, बहुत ही कम, 0.05% सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तो अब आप ये समझ गए होंगे भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। उत्तर प्रदेश की 19.9 करोड़ और सिक्किम की 6 लाख जनसंख्या है। एक चीज और आप यहां समझ लीजिएगा, इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें इतने एरिए की, तो लगभग भारत की 50% जनसंख्या, इनका जोड़ करोगे लगभग 50% आ जाएगा। लगभग 50% जनसंख्या तो इन 5 राज्यों में ही निवास कर जाती है। तो कुल जनसंख्या 121 करोड़। 121 करोड़ में लगभग पुरुष की बात करें तो 62.3 करोड़ पुरुष है, मेल है भारत में, और महिला की बात करें तो 58.7 करोड़ आसपास के आसपास महिलाएं हैं, फीमेल है 58.7 करोड़, पुरुष है वो 62.3 करोड़ है। कुल जनगणना भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास। सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्टेट उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है वो सिक्किम है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, फिर हमने मानचित्र पर हमने सघन, मध्यम और निम्न जनसंख्या वाले, फिर हमने मानचित्र के माध्यम से ये समझा भी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, उसकी भी हमने बात की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भी जनसंख्या वितरण में भी किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार की जनसंख्या रहती है ज्यादा। तो देखिएगा, भारत में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में
तो यानी जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक मिलती है। राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हरियाणा है, ये मैदानी क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी। दूसरे स्थान पर वितरण की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या कहां मिलेगी? पठारी क्षेत्रों में मिलेगी। वो पठारी क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है वहां पर जो जनसंख्या है उस एरिया की बात करें तो दूसरा स्थान। तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है, प्रथम स्थान है, पठारी क्षेत्र का दूसरा स्थान है, और लास्ट आता है तीसरा स्थान। थर्ड पोजीशन किस क्षेत्र की है? तो समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र, पूर्वी पर्वतीय राज्य और पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या वितरण की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो तीसरा स्थान रखता है। और इस एरिया की बात करूं तो यहां पर यातायात की सुविधाओं का भी अभाव रहता है, क्योंकि यहां पर प्राकृतिक और धरातलीय विषमता है वो भी पाई जाती है। तो ये था अंत में जनसंख्या के वितरण में जो भौगोलिक जो क्षेत्र है वहां कौन सा प्रथम कौन सा द्वितीय है उसकी हमने सामान्य बात कर ली। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, यहां पर प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? पहले तो आप बता दीजिए, याद होगा आपको, वो है 11 जुलाई। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। 11 जुलाई 1987 को, और 5 अरबवें बच्चे का जन्म हुआ था, तभी उसी तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज एक चीज अपनी ओर रह जाती है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, और वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले 7 कारक आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक करके इनको पहले समझ भी लेते हैं और साथ में मैं आपको नोट्स फॉर्म में लिखवा भी देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु पर। देखिए, जलवायु इस वितरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जहां पर अच्छी और अनुकूल जो क्लाइमेट होगा वहीं पर आदमी रहना पसंद करेगा, यानी जहां न ज्यादा टेम्परेचर हो न ज्यादा सर्दी हो, ऐसी जगह पर हम रहना पसंद करेंगे। और जहां ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी होगी वहां पर लोग नहीं रहेंगे। तो इसमें आप जो ये बातें आपको समझ में आ रही है तो इनको लिखना है और उदाहरण दे सकते हैं। और जो बच्चे नोट्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो मैं अभी बोल देता हूं, आप उसको उतार लीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं भी। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम व अनुकूल जलवायु वह होती है जहां न तो अधिक और न ही न्यूनतम तापमान पाया जाता है। अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक उष्ण और अधिक आर्द्र क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। अब बात करते हैं दूसरा, धरातल, उच्चावच या रिलीफ की बात कर लेते हैं। धरातल सीधी सी बात है, जहां समतल मैदानी क्षेत्र होगा वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। पठारी, पहाड़ी, रेतीले क्षेत्रों में लोग नहीं रहेंगे क्योंकि सुविधा नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। इसको नोट्स फॉर्म में जो लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। समतल मैदानी भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके विपरीत पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में विषम धरातल, कृषि, उद्योग, परिवहन जैसी सुविधाओं का अभाव होने के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। तीसरे कारक पर बात करें, वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति, जहां पर पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा आसानी से, वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। इसलिए नदियों और नहरों के किनारे पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है। और इसको नोट्स फॉर्म में जो लिख रहे हैं बच्चे उनको लिखवा देता हूं भी। मानवीय जीवन के लिए जल एक प्रमुख भौगोलिक कारक है। जहां जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है वहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए नदी घाटी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है।
चौथा बिंदु लेते हैं खनिज संसाधन। सीधी सी बात है, जहां पर खनिज ज्यादा होंगे तो उस खनिज जहां प्राप्ति होती है उस खनन क्षेत्र में लोग जाएंगे, क्योंकि उसके आसपास उद्योग भी लगेंगे, तो वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी आने जाने की सुविधा मिलेगी। तो इसलिए इन जगहों पर भी जनसंख्या का जमावड़ा है वो ज्यादा हो जाता है। तो नोट्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है तो वहां औद्योगिक क्रियाओं के कारण और खनन कार्यों के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। और एक चीज और भी आप यहां लिख सकते हो, खनिज प्राप्ति क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के कारण लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और परिवहन की सुविधा भी मिल जाती है। तो ये 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट पर बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, परिवहन सुविधा। देखिए, जहां आदमी रहता है, काम करता है, वहां उसे अब रिश्तेदारी में इधर उधर आना जाना भी है, और तैयार जो माल होता है, जरूरी जो माल है उसे लाना और ले जाना है, उसके लिए भी उसे ट्रांसपोर्ट की जो जरूरत है वो होती है। तो हमें पता है भी परिवहन की सुविधा हमें कहाँ ज्यादा मिलेगी, मैदानी क्षेत्रों में ही ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज्यादा मिलती है, रेगिस्तानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये मिलती नहीं। तो सीधी सी बात है भी मैदानी क्षेत्रों में ये चीज मिलेगी। तो नोट्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखिएगा, सुनिए आप और नोट कर सकते हो। मानव के विभिन्न स्थानों पर जाने और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन के साधन एक प्रमुख कारक है। मैदानी भागों में परिवहन की सुविधा अधिक मिलती है, इसलिए मैदानी भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं तो छठा कारक है सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक। यानी हम क्या हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के रीति रिवाजों को हमें मानना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। घर का रिवाज है भी 4 बच्चे होने चाहिए, तो फिर अब जब समझ नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो 4 बच्चे हो जाएंगे। अरे भाई, तेरे से तो एक नहीं पाला जा रहा है और 4-4 करके बैठ गया। तो यानी ये सामाजिक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इस जनसंख्या वितरण को, क्योंकि लोगों में समझ ही नहीं है। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, फर्क पड़ रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। तो देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक में हम नोट्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक रीति रिवाज, धर्म और धार्मिक विश्वास, लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण यानी मनोवैज्ञानिक कारक आदि कारक जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये हम बात इसके अंदर लिख सकते हैं। अंतिम कारक पर बात करें, राजनीतिक और आर्थिक कारक। ये देखिएगा, आर्थिक तो धन वाली बातें आ गई, उद्योगों की, नगरों की बातें आ गई। राजनीतिक भैया लड़ाई झगड़े, जो उठापटक जो होती है, बुरा हाल हो जाता है। तो लोग हमेशा शांति प्रिय जगह पर रहना पसंद करते हैं, जहां शांति हो, सुकून हो, जहां अच्छा रोजगार हो, वहीं पर लोग रहेंगे, वहीं पर जनसंख्या का जमावड़ा ज़्यादा होगा, वरना लोग नहीं रहेंगे। चाहे हम जम्मू कश्मीर के उदाहरण ले लें, आसाम का उदाहरण ले लें, जहां नक्सलियों की, आतंकवाद की जहां समस्या होती है, वहां लोग क्यों रहेंगे, क्यों अपनी जान जोखिम में डालेंगे। तो वो चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी है। और ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम विश्व में भी इनके बारे में जानकारियां ले चुके हैं। यहां सिर्फ उसको एक तरीके से रिवाइज किया जा रहा है, और उदाहरण है वो यहां सिर्फ इंडिया के लिए जा रहे हैं। तो चाहे जनसंख्या वितरण की बात हो, चाहे जनसंख्या घनत्व की बात हो, तो जनसंख्या के वितरण को और जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक एक ही होते हैं। तो नोट्स फोरम में बात करते हैं राजनीतिक और आर्थिक कारकों पर। तो राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिकीकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम में आतंकवाद बढ़ने के कारण जनसंख्या स्थानांतरण की दर तेज हुई है, भी लोग वहां से उठ के दूसरी जगह जाने लगे। एक चीज हम इसमें यह भी लिख सकते हो आप, जहां खेती वाली बात कहीं नहीं आई तो वो भी हम इसमें ही ऐड कर देना चाहिए भी। अच्छी कृषि के विकास में सहायक तत्व भी जनसंख्या
के वितरण को नियंत्रित करते हैं या प्रभावित करते हैं। अब अगर इस सभी पॉइंट को पढ़ने के बाद में अगर हमें कोई एक लाइन में इस सार को लिखना हो भी ये क्या चीज है, तो एक चीज ध्यान रखिए, हमने भले ही 7 पॉइंट पढ़ लिए या आप इनको अलग अलग भी बना लो चाहिए, ये पढ़े हमने अलग अलग है, एकांकी रूप में पढ़े हैं, लेकिन ये अकेले प्रभावित नहीं करते, ये सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले इन कारकों का एकांकी रूप में नहीं बल्कि सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ये था आज का इंडिया को लेकर जनसंख्या वितरण का पैटर्न और जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात। उम्मीद करता हूं आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक जय हिंद, जय भारत।